नमस्कार। बुक्कल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है और मैं आप सभी को पर्सनली बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, उनको शेयर कर रहे हो। धीरे धीरे मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं +1 का टॉपिक है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लास्ट लेक्चर मैंने जो अपलोड किया था वो था फ्रिक्शन रिलेटेड। फ्रिक्शन के टाइप क्या है, फ्रिक्शन ओरिजिन कैसे होता है और फ्रिक्शन एक्चुअल में है क्या। तो लास्ट टॉपिक हमारा ये था जो हमने कवर किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो आप बोर्ड पे जो देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे सारे लॉज जो है लिख रखे हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन के पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में 3 तरह का फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। बस ये मान लीजिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्चुअल में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, जिसपे कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन है, उसी को हमने नाम दिया था लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन के कौन कौन से लॉज हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ जो है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया, P अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और जो नॉर्मल रिएक्शन है, 2 सरफेस रखे हैं, इसका वेट नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ठीक अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिप्लेस करें, यहां पे कांस्टेंट आएगा म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर, म्यू यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कह सकते हैं उसको, म्यू एस। ठीक है। उसके जस्ट बाद हमारा सेकेंड लॉ है इसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस 2 कांटेक्ट में है, ये जो स्लाइड करेगा वो और नीचे का जो सरफेस है, इनके नेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसे सरफेसेस हो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन देते हो सकता है कि इनके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम हो। तो नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है। थर्ड है लिमिटिंग फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया इन कांटेक्ट। 2 सरफेस हैं जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं रिलेटिव मोशन होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो वो फ्रिक्शन एक्चुअल में इन दोनों के सरफेस कितने कांटेक्ट में है इन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जब तक कि उनका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेम रहे। नॉर्मल रिएक्शन अगर चेंज हो जाता है तो फिर वो एरिया मैटर करेगा। ठीक है, सो दीज आर दी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल कुछ सेम मिलते जुलते लॉज हैं इसके काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया। पहले आपने नोटिस किया हो कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया। तो पहला लॉ है काइनेटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन एंड हैज कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। नो डाउट 2 सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे या रिलेटिव मोशन होगी, तो उन दोनों सरफेसेस का नेचर कैसा है इस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और हमेशा फ्रिक्शन, ये भी हमने नोटिस किया है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। ठीक है, और वो 2 सरफेसेस के बीच में कांस्टेंट रहेगा जब तक कि हमारा जो सरफेस है उसका नेचर चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कांटेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कांटेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम। बिल्कुल सेम जो ये पॉइंट आपने स्टडी किया वही पॉइंट इसमें भी है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनका एरिया यहां मैटर नहीं करेगा जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं हो जाती। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, काइनेटिक फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। ये स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट, हमारा किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, जब तक कि वो वेलोसिटी इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसके फ्रिक्शन होने से नीचे के सरफेस और अपर सरफेसेस के जो कांटेक्ट है जहां पे
वो उसका नेचर ही चेंज होना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे हमें पता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, स्लाइड करने से उसकी वेलोसिटी आपने बहुत ज्यादा कर दी जैसे, तो उन स्लाइडिंग से, उस हाई वेलोसिटी की वजह से क्या होगा कि उन दो सरफेसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, वो चेंज हो जाएंगे और फिर फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा कांस्टेंट उस केस में नहीं रहेगा। ये कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, जब तक कि वो दो सरफेसेस के नेचर को अफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट जो इसका लॉ है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। बिल्कुल सेम जैसे ये है और ये है। इसमें सबसे अलग जो आपको देख रहे हैं को मिल रहा है, जो वेलोसिटी वाला फैक्टर है, ये वाला अलग है, ये लॉ इससे अलग, बाकी सारे सेम ही है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन में ये कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यही नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ले सकते हो तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे ख्याल से ये लॉज आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जरूरत है इसकी। तो ये हमारे बेसिक लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। टॉपिक हमारा है नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद अप्लाइड फोर्स। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज आवर object, P is the applied force and small f is the force of friction। इसका weight W is equals to mg, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन बनेगी R। और जैसा हमने देखा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, अभी जो हमने लास्ट स्टडी किए थे काइनेटिक फ्रिक्शन के और लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो जैसे जैसे आपने नोटिस किया कि ये ग्राफ मैंने कुछ जो बनाया है, जो आपको ब्लैक कलर से नजर आ रहा है, ये ग्राफ है हमारे तीनों तरह के फ्रिक्शंस के लिए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इस पे पी फोर्स मैंने अप्लाई किया। वो पी फोर्स जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन में, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट स्टैटिक रेस्ट में है, तो जितना फोर्स पी आपने अप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा जनरेट होता चला जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। जब ये P आपने इंक्रीज किया, F इंक्रीज हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब P मैक्सिमम हो गया, सॉरी जो आपने P जो भी आपने अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम हुआ दो सरफेसेस के बीच में, दो सरफेस हमने कांटेक्ट में लिए हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में मैक्सिमम बन सकता है वो ये है। और उसी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को हमने नाम दिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में आपने देखा कि जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने वाला था, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। अब यहां से आपने नोटिस किया कि फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हुआ। फ्रिक्शन फोर्स इस एक्सिस पे हमने फ्रिक्शन फोर्स लिया, इस पे अप्लाइड फोर्स लिया है। तो जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। लेकिन जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, जिसको हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बाद में फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हुआ। और अब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हो तो करस्पॉन्डिंग देयर इज नो चेंज इन दी फ्रिक्शन फोर्स, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में कांस्टेंट हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स हो गई। अब ये ग्राफ जो आपको समझ आ रहा है, ये तो हमें समझ आ गया कि दो सरफेसेस के बीच में जो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन बन सकता था वो बन गया। जब तक उनके कांटेक्ट में जो भी दो ऑब्जेक्ट है हमारे, यानी सरफेसेस इन कांटेक्ट है, उनका नेचर जब तक चेंज नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हीट टाइप स्ट्रक्चर बन रही है ग्राफ के अंदर, ये किस लिए बनी है, इसका हमें समझना है बेसिक फंडा। अब आपने देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बाद, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें समझ आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन के पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद रिड्यूस क्यों हुआ। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही जब हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो उस केस में ये स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। अब उससे हुआ क्या कि इन दो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज थी, जो एक दूसरे में इंटरलॉक थी, वो इरेगुलरिटीज एक दूसरे से ब्रीच हुई, टूट गई वो इरेगुलरिटीज, ठीक है। उनके इरेगुलरिटीज टूटने से अब ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करना शुरू हो गया, यानी जो एक इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन फोर्स था वो रिड्यूस हुआ। एक तो ये,
दूसरी ये जो हीप बनी, यानी ये हीप बनने का वजह क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का रिड्यूस होना। अब फ्रिक्शन फोर्स, एक तो इंटरलॉक जो था वो ब्रीच हुई, उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हुआ। दूसरा जो यहां पे कंसेप्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ये ऑब्जेक्ट बाहर आ गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से बाहर आ गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से जब ये बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट अब मूव करता रहेगा, क्योंकि जब तक इनर्शिया ऑफ रेस्ट इस पे अप्लाई हो रहा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इस सेल्फ एक फ्रिक्शन फोर्स का काम कर रहा था। तो ये दो वजह हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हुई। आफ्टर दैट जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, अब दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स हो सकती है ड्यूरिंग इट्स मोशन, वो मैक्सिमम इतनी है, ठीक है, और वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट जब तक इन दो सरफेसेस के नेचर चेंज नहीं होते। तो आई होप ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये हीप बनने की दो वजह मैंने आपको बताई, एक तो इंटरलॉक का ब्रीच होना, और दूसरा जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इस ऑब्जेक्ट का बाहर आ जाना। तो ये ग्राफ इसी तरीके से यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां पे है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा उसी को हमने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट के दो सरफेसेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है जब तक उनका सरफेसेस का नेचर चेंज नहीं होता, तो वो कांस्टेंट हो गया फ्रिक्शन फोर्स। चलो जी, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखिए मेरे पास में लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और इस पे अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। हमें पता है इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो है ठीक अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, और इसका वेट जो है W=mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वेट नीचे की तरफ है तो रिएक्शन इसके अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है। अब हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन है, इनका एक रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट लेट्स सपोज हम यहां से बना लेते हैं। यहां से बना लीजिए, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट अगर लो तो इनका रिजल्टेंट मान लिया कि ये कहीं पे रिजल्टेंट आ गया, ये कोई रिजल्टेंट आ गया इसका, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है किस किस का? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। अब ये जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही क्या एंगल बना रहा है, उसी एंगल को हमने नाम दिया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेट्स सपोज इसको मैंने, जो भी ये फोर्स है, इस फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। और जो ये रिजल्टेंट है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही क्या एंगल बना रहा है, इसको ही हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो लेट्स डिफाइन इट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन between two surfaces in contact is defined as the angle between the resultant of friction force and the normal reaction with the normal itself। ठीक है, यानी रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यानी नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही क्या एंगल बना रहा है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला है। ठीक है, अब यहां पे आपको सारी चीज पता है, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है।
फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, हम इसको यूं लिख सकते हैं एज फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। स्टैटिक फ्रिक्शन का केस ले लेते हैं, इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और ये R है नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको ये फ्रिक्शन फोर्स इसमें पता है, लेकिन एक चीज और नोटिस करने की है, R यहां किसके इक्वल है, R किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ R इज इक्वल्स टू mg है, R इज इक्वल्स टू mg है, ठीक है। और आप चाहो तो यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल सकते हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको नाम दे सकते हैं हम, इसको कोई नाम देना चाहो तो ओ एक्स वाई जो भी है। इसके अंदर अगर आप टेंजेंट ऑफ थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा आएगा आपका ये साइड यानी फ्रिक्शन फोर्स, इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, देखो ये फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ, और ये साइड पे नॉर्मल रिएक्शन है, तो परपेंडिकुलर यानी फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन को ही हम टेंजेंट थीटा बोल रहे हैं। और फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, म्यू इंटू R divided by R, so R will get cancelled, so you can say that म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू किसके इक्वल है, Fs ओवर R इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगल की यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या लिख सकते हो आप, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन विच इज अगेन इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्चुअल में आपने स्टडी किया, लेकिन ये जो वर्ड है आपको याद होगा कैसे यूज किया है हमने, ये कैसे यूज किया है मैं यहां बता देता हूं। आपने सीखा कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस किया था हमने, यहां पे कांस्टेंट लिया था जिसको हमने बोला था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है। ये किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। लेकिन इसका फायदा क्या है, ये हमें ये बताता है कि हमारा सरफेस कितना स्मूथ है, या कह सकते हैं कितना फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो सरफेस उतना ही ज्यादा रफ होगा, ठीक है। इस म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो सरफेस क्या होता है, रफ होता है। एग्जैक्टली म्यू की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं रहती, 1 से कम ही रहती है। फ्रिक्शन कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस आपको पता है कि नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तो म्यू की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन सब में ये एक ही है, अलग से नहीं है, यही फॉर्मूला बन जाएगा, इसको म्यू एस एफ एस बोल दियो, या लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एल एफ एल बोल दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के इंटू म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइड बाय आर, ऐसे लिख सकते हो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहां एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बनता है जो कई बार यहां से भी न्यूमेरिकल डायरेक्ट सा आ जाता है, वो मैं बता देता हूं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स को आपने लिखा म्यू इंटू आर, और आर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए क्या था, आर किसके इक्वल था, आर इज इक्वल टू एम जी के इक्वल था। सो एफ कैन बी रिटन एज म्यू इंटू एम जी, बट एफ क्या है, फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हो, लेकिन ये भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है, सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास विल गेट कैंसिल, सो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, A इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, याद रहे हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम हॉरिजॉन्टल सरफेस की ही बात करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इसमें जी की वैल्यू आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको पता तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो।
नेक्स्ट है एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल, इस एंगल को कैसे डिफाइन करें? स्लाइडिंग, यहां स्लाइडिंग कहां हो सकती है? इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए उसके लिए। ये मान लिया हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस और यहां हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये एंगल अल्फा मैं बोल रहा हूं। इस ऑब्जेक्ट का वेट जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, ये mg, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस है तो इसकी नॉर्मल जो बनेगी, नॉर्मल रिएक्शन बनेगी इस सरफेस जहां पे कांटेक्ट में उसके ठीक परपेंडिकुलर, तो इस तरफ बनेगा कहीं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ r, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, ठीक है। अब ये mg है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या बनना चाहिए? mg cos ऑफ अल्फा, और ये जो बनेगा वो बनेगा mg साइन ऑफ अल्फा। अब ये mg साइन ऑफ अल्फा इसको स्लाइड करके इस तरफ लेके आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है? एंगल ऑफ स्लाइडिंग का मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसी को हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोल सकते हैं। कब? जब ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑलमोस्ट स्लाइड करने वाला है उस केस में, ठीक है। सो एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज, angle of sliding is defined as angle of sliding is defined as the angle of inclined plane, angle of inclined plane, angle of inclined plane at which the object is at the verge of sliding, at the verge of sliding। यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड करने वाला है उस केस में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इंक्लाइंड प्लेन का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है? फ्रिक्शन फोर्स जनरली इक्वल्स टू, फ्रिक्शन फोर्स F जो है कितना होना चाहिए? mg साइन ऑफ अल्फा के मिनिमम इक्वल होना चाहिए। बट R किसके इक्वल है? ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। R किसके इक्वल है? R इज इक्वल टू है mg cos ऑफ अल्फा। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, सो वी विल फाइंड आउट F by R is equals to mg sin of alpha divided by mg cos of alpha. So mg will get cancel और sin alpha divided by cos alpha क्या बन जाएगा? tangent of alpha, tangent of alpha। f by r किसके इक्वल है? f by r which is equals to mu, f by r is equals to mu। So we can say that coefficient of friction F by R is equals to tangent of alpha, ठीक है। तो यहां पे भी आपने नोटिस किया म्यू की वैल्यू टेंजेंट ऑफ अल्फा के इक्वल है। वहां आपने जब हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिया था, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा की इक्वल था, यहां पे म्यू टेंजेंट ऑफ अल्फा की इक्वल है। बट अल्फा एंगल, ध्यान रहे, कोई भी एंगल नहीं हो सकता, ये वो एंगल है, वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिसपे हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर सकता है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। इसको एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर एक और नाम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बेसिकली आपने नोटिस किया म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा। सो बेसिकली
मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, मैथमेटिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ओके, सो आज के लिए इतना ही टॉपिक है, जिसमें आज हमने क्या क्या स्टडी किया। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अच्छे से कवर कर लीजिए, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। और जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है या उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो डियर लर्नर, आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे हर बार होती है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जरूर से जरूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जो भी न्यू आपका कोई भी मिलता है आपको, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।